कांच का महल। मोहन रामगढ़ नामक एक गांव में रहता था। मोहन के पापा दर्जी थे। मोहन अपने पापा के काम में मदद कर दिया करता था। मोहन सुबह सुबह दुकान खुलने से पहले गांव के सबसे अमीर घरों में कपड़े पहुंचाने जाता था। मोहन बेटा, ये कपड़ा तुम जल्दी से ठाकुर उदय सिंह के घर में पहुंचा आओ। ठीक है पिताजी। मोहन को ठाकुर उदय सिंह के घर जाना पसंद था। उसके दो कारण थे। एक तो ये कि ठाकुर उदय सिंह के घर सुंदर सुंदर कांच की बनी चीज देखने को मिलती थी, क्योंकि ठाकुर उदय सिंह सबसे बड़े कांच व्यापारी थे। दूसरा कारण ये था कि ठाकुर उदय सिंह की बेटी सोनम मोहन की बहुत अच्छी दोस्त थी। उस दिन जब मोहन ठाकुर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि टेबल पर एक बहुत ही सुंदर कांच का महल रखा है। मोहन उस कांच के महल को हाथ में उठाकर देखने लगा। वाह, ये कितना सुंदर है, काश मैं इसे खरीद पाता। तभी अचानक मोहन के हाथ से वो कांच का महल गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठाकुर ये देखकर आग बबूला हो जाता है और मोहन को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। शैतान लड़के, तूने मेरा सबसे कीमती कांच के महल को तोड़ दिया। निकल जाए यहाँ से और कभी तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए इस महल में। उस शाम मोहन एक पेड़ के नीचे अकेला और उदास बैठा हुआ था। ठाकुर उदय सिंह अब हमारे दुकान से कपड़े नहीं सिलवाएंगे। मैं अब उनके घर नहीं जा पाऊंगा और सोनम से भी नहीं मिल पाऊंगा। तभी सोनम वहाँ आ गई। सोनम के पास वही कांच का महल था। अरे, ये तो टूट चुका था, तुमने इसे कैसे जोड़ा? ये तुम्हारे लिए। मैंने इसे जोड़ा नहीं है। मैंने पापा से ऐसे 3 कांच के महल बनवाए थे। एक टूट चुका है, एक मेरे पास है और मैं एक तुम्हें दे रही हूँ। मेरे पापा कह रहे थे कि रामगढ़ में काम अच्छा नहीं चल रहा। अब तुम्हारे पिता ने भी हमसे कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। अब हम लोग शहर जा रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। निशाने के तौर पर ये कांच का महल तुम हमेशा अपने पास रखना। मोहन अपने पापा के साथ शहर चला गया और इस इंतजार में दिन काटने लगा कि वो जल्द ही सोनम से मिलेगा। उधर रामगढ़ में एक दिन ठाकुर के कारखाने में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। ठाकुर उदय सिंह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुनिया छोड़कर चल बसा। सोनम के मामा ने तुरंत मौका देखकर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और उसने सोनम को किसी अनाथालय में भेज दिया। सोनम अनाथालय में बड़ी होने लगी और बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बन गई। अनाथालय की मालकिन सीमा का भाई हरिया एक दिन सीमा से मिलने आया तो उसकी नजर सोनम पर पड़ गई। सीमा, मैं तुम्हारे अनाथालय की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सबसे खूबसूरत है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनम है। लेकिन भाई, तुम्हारी उम्र तो उस लड़की से ज्यादा है। तुम 30 वर्ष से ऊपर के हो चुके हो। हा हा हा, तो क्या हुआ? तुम उस लड़की को मेरे से शादी करने के लिए मनाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर सीमा सोनम के पास जाती है और कहती है, सुन लड़की, मेरा भाई हरिया तुझे पसंद करता है। तुझे उससे शादी करनी होगी। वो बहुत अमीर है, तुझे खुश रखेगा। नहीं, कभी नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। तुझे करनी ही पड़ेगी। वैसे भी तुझे इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला। कल से ही मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। उधर शहर में मोहन और उसके पिता काफी अमीर हो चुके थे। वो कपड़े सिलने के साथ कपड़े बेचने का भी कारोबार करने लगे थे। मोहन बेटा, शहर में हमारा बिजनेस काफी फैल चुका है। अब हमें शहर के बाहर अपना बिजनेस फैलाना होगा। तुम रामगढ़ जाओ और वहाँ अपना कपड़ों का शोरूम खोलो। फिर मोहन रामगढ़ आ गया और उसने वहाँ एक बहुत ही बड़ा कपड़ों का शोरूम खोला और अपने पुराने दोस्त सोनम को मिलने उसके घर गया। लेकिन वहाँ उसने देखा कि उसके घर पर ताला लगा है और वहाँ अब कोई नहीं रहता। उसने आसपास से पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे सोनम का कोई पता नहीं चला। वो निराश होकर लौट जाता है और अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। एक दिन हरिया मोहन के शोरूम में कपड़ों का ऑर्डर देने आया। सुनो, मुझे अपने और मेरे होने वाली पत्नी के कपड़े सिलवाने हैं। सिल जाएंगे सर। आप अंदर जाकर सूट और लहंगे का डिजाइन पसंद कर लीजिए।
जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, सोनम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मोहन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुम मेरे पास होते। ए लड़की, रोना धोना बंद कर। परसों तेरी शादी है। अगर तेरे आंखों में आंसू दिखे तो डंडे से पिटाई करूंगी। शादी के एक दिन पहले मोहन का नौकर सोनम के पास शादी का लहंगा लेकर पहुंचा। नौकर ने सोनम के कमरे में कांच का महल रखा हुआ देखा। अरे बिल्कुल ऐसा ही कांच का महल मैंने मोहन सर के कमरे में भी देखा है। फिर वो वापस लौटकर सारी बातें मोहन को बताता है। सर, जैसा कांच का महल आपके पास है, मैंने वैसा ही कांच का महल अनाथालय में उस लड़की के पास देखा जिसे मैं अभी शादी का ड्रेस देकर आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? तुमने ऐसा ही कांच का महल अनाथालय में उस लड़की के पास देखा? क्या तुमने उस लड़की का नाम पूछा? नहीं सर, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। फिर मोहन तुरंत दौड़ता हुआ अनाथालय में पहुंचा। मोहन और सोनम की आंखें एक दूसरे को देखते ही पहचान गई। दोनों जब इतने साल बाद मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन, मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। सीमा मेरी जबरदस्ती एक बुढ़े इंसान से शादी कराना चाहती है। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर मोहन ने पुलिस स्टेशन जाकर सीमा और उसके भाई की रिपोर्ट लिखवाई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहन सोनम को लेकर शहर चला गया और दोनों शादी करके खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने पिंकी की देखभाल के लिए एक सीमा नाम की औरत से शादी की। सीमा पिंकी की सौतेली माँ बन गई और सीमा की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सिया। सीमा और सिया दोनों पिंकी से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये पिंकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है, तो तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, लेकिन जब तक इसका बाप है हम इसे घर से नहीं निकाल सकते। तो ठीक है माँ, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और ये पूरी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह सीमा और सिया बाप बेटी को मारकर पूरे जायदाद पर कब्जा करने की बातें कर रही होती है। अगले दिन पिंकी को देखने के लिए सुरेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सुरेश की खूबसूरती को देख सिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं शादी करूँगी तो इस लड़के से ही। लेकिन तभी सुरेश की माँ को पिंकी पसंद आ जाती है और सुरेश भी पिंकी को पसंद कर लेता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तो चिंता मत कर बेटी, मैं सुरेश की शादी पिंकी से कभी नहीं होने दूंगी। तेरी माँ काला जादू जानती है। मैं पिंकी को इतना बदसूरत कर दूंगी कि सुरेश की माँ क्या, सुरेश भी उसे देखना पसंद नहीं करेगा। तभी पिंकी के पिता बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं और दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, मैं इन माँ बेटियों की चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी रात होते ही सीमा पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? जादुई परफ्यूम चाहिए मुझे, जिसे लगाने के बाद बदसूरत हो जाते हैं। ध्यान रहे, अगर किसी ने भी एक बार इस परफ्यूम को लगा लिया तो उसे जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। चुड़ैल सीमा को वो जादुई परफ्यूम देकर चली जाती है। अगली सुबह होते ही सीमा वो जादुई परफ्यूम पिंकी को दे देती है और कहती है, ये लो बेटी, ये परफ्यूम मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम इसे लगाकर सुरेश के सामने जाना, जिससे तुम सुरेश को और भी अच्छी लगोगी। पिंकी वो परफ्यूम लेकर चली जाती है। अब मजा आएगा शाम को। हाँ माँ, अब सुरेश की शादी मुझसे ही होगी। चलो माँ, अब हम भी तैयार हो जाते हैं, सुरेश और उसके घर वाले आते ही होंगे। फिर दोनों माँ बेटी अच्छे से तैयार होकर हॉल में आ जाती है। दूसरी तरफ सुरेश की फैमिली भी आ जाती है
उधर पिंकी और पिंकी के पिताजी भी हॉल में होते हैं। तभी सीमा को जोर जोर से खुजली होने लगती है, फिर सिया को भी होने लगती है। दोनों जोर जोर से खुजलाने लगते हैं और वे दोनों खुजलाते खुजलाते बदसूरत हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हम इतने बदसूरत कैसे हो गए? पता नहीं बेटी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी पिंकी के पिता कहते हैं, इसे कहते हैं जैसा को तैसा। मैंने तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लिया था। मैंने ही तुम्हारे जादुई परफ्यूम को तुम्हारे रेगुलर परफ्यूम से बदल दिया था। तुम मेरी बेटी का होने वाली रिश्ता तोड़ने की सोच रही थी ना। अब तुम दोनों माँ बेटी इस बदसूरत शक्ल को लेकर दफा हो जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और फिर सुरेश और पिंकी की धूमधाम से शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे नए चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।